बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कंसेशनल लोन का परक्विजिट या इंटरेस्ट फ्री लोन का परक्विजिट सीखने के बाद कि उसको किस तरह टैक्सेबल किया जाएगा, किस तरह सैलरी का पार्ट बनाया जाएगा, हम सैलरी के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद एक एफबीआर का ब्रोशर है सैलरी का, कि जो ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयज़ को टी मिलती है, कॉफ़ी मिलती है, कहीं पे एम्प्लॉयज़ को लंच मिल जाता है। कोई ऐसी फैक्ट्री है जो कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो एम्प्लॉयज़ को दोपहर में लंच भी देती हैं और उसके साथ साथ एक आधा सिगरेट का पैकेट भी देती हैं। तो इस तरह की जो रिफ्रेशमेंट्स मिल रही हैं एम्प्लॉयज़ को, मज़े आए हुए हैं एम्प्लॉयज़ के, कि चाय भी मिल रही है, कॉफ़ी भी मिल रही है, कंपनी उनका खर्चा बर्दाश्त कर रही है। तो टी, कॉफ़ी और अदर सिमिलर रिफ्रेशमेंट्स, तो ये भी तो एक तरह का बेनिफिट हुआ ना एम्प्लॉयज़ के लिए। जवाब दें। तो अगर ये बेनिफिट हुआ एम्प्लॉयज़ के लिए, तो क्या ये बेनिफिट टैक्स होना चाहिए? तो इसके लिए एफबीआर का एक ब्रोशर है। वो ब्रोशर क्या कहता है? तो ब्रोशर ये कहता है, टी, कॉफी और अदर सिमिलर रिफ्रेशमेंट्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय एट बिजनेस प्रेमिसेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क इज नॉट ट्रीटेड एज परक्विजिट। अगर चाय मिली है, कॉफी मिली है, रिफ्रेशमेंट मिली है, खाने पीने को मिला है, सिगरेट मिली है, कोल्ड ड्रिंक मिली है, ये सब चीजें मिली हैं ऑफिस वर्क के दौरान फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इनको परक्विजिट नहीं माना जाएगा। मतलब ये समझ लें, एम्प्लॉयज़ को चलाने से, गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, इस तरह एम्प्लॉयज़ को चलाने के लिए टी, कॉफ़ी वगैरह, ताकि उनकी गाड़ी चलती रहे, वो मोटिवेटेड रहें, वो फिजिकली जो हो, वो क्या कहते हैं, थकावट का शिकार ना हो। सो ये चीज़ें जो है एम्प्लॉय की क्या कहते हैं जनाब, एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए ऑफिस इन्वायरमेंट के अंदर ही। तो लिहाजा अगर ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं एम्प्लॉयज़ को, तो फिर वो उनको अलग से परक्विजिट नहीं माना जाएगा और इनको, इनके जो बेनिफिट्स हैं, इनकी मार्केट वैल्यू को सैलरी में ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन देखिएगा, फर्ज करें एक एक बिजनेस है, एक एम्प्लॉयर है जो आपको चाय तो नहीं देता, चाय का अलाउंस देता है, कॉफी तो नहीं देता, कॉफी का अलाउंस देता है, लंच तो नहीं देता, लंच का अलाउंस देता है, सिगरेट तो नहीं देता, सिगरेट का अलाउंस देता है। समझे बात को? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको टी अलाउंस मिल रहा है, कॉफी अलाउंस मिल रहा है, लंच अलाउंस मिल रहा है, तो वो अलाउंस मिलने के बाद इख्तियार किसका है? वो अलाउंस मिलने के बाद इख्तियार किसका है? बताइए। अगर टी अलाउंस मिल रहा है, लंच अलाउंस मिल, एम्प्लॉय का, चाहे तो उसको खर्च करे या ना करे, ऐसे ही। चाहे तो वो चाय ना पिए, घर ले जाए पैसे, चाहे वो सिगरेट ना पिए, घर ले जाए, चाहे वो लंच ना करे, वो घर ले जाए। क्या ख्याल है आपका? तो अगर चाय मिलती है, कॉफी मिलती है पीने के लिए, तो फिर तो हम उसको सैलरी में ऐड नहीं करेंगे, उनकी जो भी बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर अलाउंसेस मिलते हैं ना, अलाउंसेस, तो अलाउंसेस फिर वो पैसा खर्च करना ना करना एम्प्लॉय का इख्तियार है। तो लिहाजा अगर लंच अलाउंस मिल रहा है, कॉफी अलाउंस मिल रहा है, टी अलाउंस मिल रहा है, तो वो अलाउंसेस क्या होंगे? टैक्स होंगे, और टैक्सेबल सैलरी के क्या होंगे? पार्ट होंगे। है वो ऑफिस पर्पस के लिए, लेकिन कैश मिला ना बेटा, ऑफिस पर्पस के लिए है, लेकिन उसको यूज आपने किया कि नहीं किया? खर्चा तो वो आपकी जात पे हो रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या, वो चाय पीना ना पीना आपका ऑप्शन पर है। तो फिर आप उस ऑप्शन को किसी और बेनिफिट में यूटिलाइज कर सकते हो ना बेटा। तो वो अलाउंस की शक्ल इख्तियार कर गया। तो जब टी अलाउंस, कॉफी अलाउंस मिल रहा है, तो वो टैक्सेबल हो गया। तो however it is a considered opinion that allowance in respect of coffee, lunch, etc. is taxable as the allowance is not covered in the above brochure. तो अगर आपको यही सब चीजें अलाउंस की शक्ल में मिल रही हैं, तो फिर वो टैक्सेबल होंगी, उसको आप सैलरी में ऐड करें। ठीक है जी। Likewise, free coupon for lunch, dinner for employee or his dependent is also taxable as the same as not provided during the course of work. तो अगर एम्प्लॉय को किसी रेस्टोरेंट में कंपनी की तरफ से लंच डिनर मिलता है, या कोई कूपन कंपनी देती है, और उस कूपन की बेस पर आप किसी रेस्टोरेंट में, किसी अम्यूजमेंट पार्क में पिकनिक मना के आ जाते हैं, आप अपनी पर्सनल एक्टिविटी करके आते हैं, और उसका सारा खर्चा कौन बेयर करता है? आपकी कंपनी बेयर करती है। तो वो भी आपके लिए परक्विजिट है, और उसको आपको सैलरी में ऐड करना होगा, क्योंकि वो अदर देन ऑफिस प्रीमिसेस हो जाएगा बेटा आपके लिए। ये बड़ी सिंपल सी बात है, इनको याद रखना है। सिंपल सी बात, अगर ऑफिस टाइमिंग में, ऑफिस के अंदर आपको लंच, टी, कॉफी मिलता है,
तो क्या उसको टैक्स करेंगे? नहीं। अगर आपको अलाउंस मिलता है उन्हीं उन्हीं कामों के लिए तो टैक्स करेंगे, यस। अच्छा, अगर आपको आपके लंच के पैसे, आपके चाय के पैसे, आपकी कॉफी के पैसे, ये आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर है जो ऑफिस से बाहर है, ये कौन रीइंबर्स कर दे? एम्प्लॉयर। तो ये रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया। तो क्या रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सनल एक्सपेंडिचर सैलरी का पार्ट बनेगा? यस बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्लियर यहां तक बात सबको? बेटा जवाब दें। अच्छा जी, अब मैं वो पढ़ रहा था प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, ये भी सैलरी का कंपोनेंट है। इस तरफ आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। तो लिखा हुआ क्या है? एनी अमाउंट रिसीव इन प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी एज रिसीव एज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी इंक्लूडिंग। ये जो अमाउंट्स नीचे बताए जा रहे हैं, इनको प्रॉफिट एंड लिeu ऑफ सैलरी वाले हेड में कवर किया जाएगा, जो कि सैलरी का कंपोनेंट है, लेकिन बोला जाएगा प्रॉफिट एंड लिeu ऑफ सैलरी। नंबर 1 क्या है जनाब? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या है? एक फंड है जिसमें पैसा एम्प्लॉय की जेब से भी जा रहा है, एम्प्लॉयर की जेब से भी जा रहा है, इस पे इंटरेस्ट लग रहा है, और जब ये अमाउंट मेच्योर हो रहा है, वक्त एक एन्युटी बन रही है, और ये अमाउंट जब मेच्योर हो रहा है रिटायरमेंट पर, तो ये रकम किसको मिल रही है? रिटायरमेंट पे एम्प्लॉय को। ठीक है जी। तो प्रोविडेंट फंड के तौर पे जो रकम एम्प्लॉय को मिलेगी, वो सैलरी के कौन से हिस्से में कवर होगी? उस हिस्से को क्या बोलेंगे? प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। ठीक है। लेकिन बाज लोग क्या होते हैं, एम्प्लॉयमेंट एज पे रिटायर नहीं होते, या तो ऐसे हालात बनते हैं, कंपनीज डाउन साइजिंग कर देती हैं, एम्प्लॉयज को निकाल देती हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड से पहले निकाल देती हैं, रिटायरमेंट से पहले निकाल देती हैं। जब आप किसी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट से पहले निकालें, कंपनी शट डाउन करें, तो आप उनको रिडेंडेंसी पेमेंट देते हैं, कंपनसेशन देते हैं। उनको वक्त से पहले निकालने पर क्या करते हैं? रिडेंडेंसी पेमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। जवाब दें बेटा। तो अगर आप कंपनसेशन देते हैं किसको? बिल्कुल, गोल्डन हैंडशेक क्या समझाता हूं। आप कंपनसेशन देते हैं एम्प्लॉयज को, अगर वो वक्त से पहले जॉब से निकाले जा रहे हैं या एग्रीमेंट करके निकाले जा रहे हैं। अच्छा, एक स्कीम थी गोल्डन हैंडशेक स्कीम, नवाज शरीफ ने निकाली थी अपने पिछले दौर में। पिछला दौर मतलब ये दौर नहीं, वो जो मुशर्रफ ने जो दौर खराब किया था नवाज शरीफ का, वो वाला दौर। उस दौर में मुशर्रफ ने क्या किया था, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नए लोगों के लिए मुलाजमतें क्रिएट करने के लिए पुराने लोगों का क्या, वक्त से पहले रिटायर हो जाओ, आप हमसे हैंडशेक करो। हैंडशेक, वो गोल्डन हैंडशेक क्यों है? इसलिए कि आपको हम खाली हाथ नहीं जाने देंगे, मतलब हम आपको अर्ली रिटायरमेंट ऑप्ट करने पर एक बड़ी रकम प्रोवाइड करेंगे, तो आप वो बड़ी रकम लो, रिटायर हो जाओ वक्त से पहले, वो रकम पकड़ो और जाओ, सीट खाली करो, वैकेंसीज क्या करो, निकालो, मतलब सीट्स वैकेंट कर दो, ताकि हम हम ये बोल सके हमने कितने लोगों को रोजगार दिया, हम नए लोगों को लाना चाह रहे हैं। तो मुशर्रफ दौर से पहले जो नवाज शरीफ का दौर था, उसमें नवाज शरीफ के गोल्डन हैंडशेक स्कीम लाया था, जिसमें गवर्नमेंट मुलाजमीन को एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी कि वो वक्त से पहले रिटायरमेंट ऑप्ट कर ले। तो ये सब कुछ जो है वो प्रॉफिट इन तमाम एग्रीमेंट्स के तहत, कंपनसेशन के तहत या गोल्डन हैंडशेक के तहत जो अमाउंट मिलेगा, वो कहाँ कवर होगा? प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी की डेफिनेशन। तो अमाउंट ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑन वॉलंटरी बेसिस, आप अपनी मर्जी से एम्प्लॉयमेंट छोड़ दें अंडर एन एग्रीमेंट, दो तरफा एग्रीमेंट करके, या आपको निकाला जाए तो आपको कंपनसेशन दी जाए, कंपनसेशन, रिडेंडेंसी, और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट खत्म होने की बिना पर, मे बी कोई हादसा होने की बिना पर, एंड गोल्डन हैंडशेक पेमेंट, या फिर गवर्नमेंट की स्कीम के तहत। तो अगर आप किसी भी केस में वक्त से पहले, अपने रिटायरमेंट एज से पहले रिटायर होंगे, उसकी वजह कुछ भी हो, तो जो आपको पेमेंट मिलेगी, जो कंपनसेशन मिलेगी, जो गोल्डन हैंडशेक मिलेगा, वो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी का क्या है? पार्ट है। अब इस प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी को, जो गोल्डन हैंडशेक वाला हिस्सा है, जो कंपनसेशन वाला हिस्सा है, या जो रिडेंडेंसी पेमेंट है, इसको टैक्स करने के लिए एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है? इस ऑप्शन को हम समझते हैं। वो ऑप्शन क्या है, जरा देखिएगा सब लोग, और इस बात को समझाने के लिए मैं आपको इलस्ट्रेशन देने जा रहा हूँ। तवज्जो कीजिएगा बेटा। मिस्टर ए,
टैक्सेबल इनकम टैक्स ईयर 2020, इनकम फ्रॉम सेल, नंबर 1 बेसिक सैलरी। मान लीजिए बेसिक सैलरी जो है वो 12 लाख, मान लीजिए बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 12 किया, क्या आ गया? 12 लाख आ गया, ठीक है। अलाउंसेस, अलाउंसेस 25,000 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 12 किया, आंसर क्या बन गया? 3 लाख बन गया। ये 15 लाख रुपए सैलरी बन गई इसकी। अब ये फर्ज कर लें इस एम्प्लॉय ने क्या कर दिया, अर्ली रिटायरमेंट के लिए ऑप्ट कर लिया गोल्डन हैंडशेक स्कीम, ठीक है जी। इसको अपने एम्प्लॉय की तरफ से कंपनसेशन मिल रही है, जीएचएस मतलब गोल्डन हैंडशेक स्कीम, ठीक है जी। और गोल्डन हैंडशेक स्कीम के तहत इसको जो रकम मिल रही है, रकम मिल रही है 35 लाख रुपए कि भाई जाओ ये रकम लो और रिटायर हो जाओ बस। अब अचानक से एक ह्यूज अमाउंट उसकी सैलरी में ऐड होने की बिना पर उसका स्लेब रेट जो है वो सडनली इंक्रीज हो गया। जरा सोचिए कि अगर ये अचानक से पेमेंट ना आती तो उसका स्लेब रेट कहाँ कहाँ जाता, मतलब उसकी टैक्सेबल सैलरी कितनी होती? आप सब बताइए मुझे, आप सब बोलिए बेटा, रिस्पॉन्स कीजिए। अगर ये रिटायरमेंट ऑप्ट नहीं करता तो इसकी सैलरी कितनी होती? सब बताइए आप लोग मुझे, रिस्पॉन्स कीजिए प्लीज। 15 लाख होती ना भाई, सबसे पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ, बेहतरीन। लेकिन रिटायरमेंट ऑप्ट करने की बिना पर इसको एक एबनॉर्मल अमाउंट मिला। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब इतना बड़ा अमाउंट आमतौर पे इसकी सैलरी में कभी शामिल नहीं होता था। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? अच्छा, तो क्या हुआ जनाब, अब इसकी टोटल सैलरी निकाल लीजिए। उसी को हम बोलते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम। कितना बेटा बताइए? सब लोग बोलिए बेटा। 6 मिलियन। आप सब लोग जवाब नहीं दे रहे बेटा आज। 6 मिलियन, 5 मिलियन, 5 मिलियन सही, 1.5 और 3.5, 5 मिलियन। 5 मिलियन, 5 मिलियन क्या हो गई बेटा? इसकी टैक्सेबल इनकम हो गई। यस। तो अब वही बात सोचनी है, अगर अगर ये एबनॉर्मल अमाउंट ना होता तो टैक्सेबल इनकम कितनी होती? 15 लाख होती। और अब ये एबनॉर्मल अमाउंट है तो टैक्सेबल इनकम कितनी है? 5 मिलियन। अब बताइए इस एबनॉर्मल अमाउंट की आने की वजह से इसकी जो सैलरी है वो हाई रेट से टैक्स होगी या लो रेट से टैक्स होगी? इसका स्लेब आगे निकल गया, इसको हाई टैक्स फेस करना पड़ेगा या लो टैक्स फेस करना पड़ेगा? हाई रेट। ओके, अच्छा अब एक चीज यहाँ पे बाकी करना और समझाता हूँ। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर जरा टैक्स वर्कआउट कीजिए आप लोग। तो इसको लिखता हूं मैं ऑप्शन 1,
लॉ ने इसको क्या ऑप्शन दिए इस सिचुएशन में? ये ऑप्शन 1 है, ये अपनी पूरी सैलरी को नॉर्मल टैक्स से रेट से टैक्स करने जा रहा है। अब बताइए वो हाई रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? 5 मिलियन कौन सी लिमिट में फॉल करता है सैलरी केस में? जाके बताइए सब लोग, बताइए उसकी लोअर लिमिट क्या है, सब लोग बताइए प्लीज बेटा। टैक्स रेट चेक कीजिए, अब बनाए मेहरबानी, टाइम नहीं है इतना हमारे पास। टैक्स रेट आप रोजाना सामने निकाल के रख लिया करें बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया करें उसका, या आप किताब लेंगे तो किताब आपके सामने होगी। क्विक जल्दी से बताइए, टैक्स रेट 5 मिलियन को अगर हम सैलरी रेट से टैक्स करें तो लोअर लिमिट क्या होगी? लोअर लिमिट 5 मिलियन होगी? नहीं बेटा, वो तो फिर अगला स्लेब शुरू हो गया ना। पिछला स्लेब देखो आप, 3,500,000। उसामा क्या है? 670 क्या है? आप बोलो। टैक्स ऑन रुपीज 3,500,000 कितना कितना बनेगा? 370। अच्छा, और टैक्स ऑन रुपीज 1,500,000 कितने परसेंट पर? परसेंटेज तो बताओ। 20%। छह लाख 70,000 सही है बेटा, 6,70,000। एक काम करो, 6,70,000 को 5 मिलियन से डिवाइड करो। 670,000 डिवाइड बाय 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज निकालो, एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल के बताओ मुझे। जल्दी करो यार सब लोग, जल्दी करो जल्दी करो। 13.4%, यानी ऑन एवरेज हम अपनी ओवरऑल इनकम पर 13.4% टैक्स दे रहे हैं, ऐसा ही है? करेक्ट। अच्छा, अब एक काम करो, 15 लाख पे टैक्स निकालो, 15 लाख पर। सब लोग 15 लाख पे टैक्स निकालो, सब लोग 15 लाख पे टैक्स निकालो। सैलरीड केस कोई? स्लेब रेट में जाके 15 लाख पे टैक्स निकालो बेटा सब लोग। 6 लाख तक टैक्स क्या है? नील है। 6 लाख से अबव कितना है? 9 लाख। 9 लाख का कितना निकालना है बेटा? सैलरीड केस देख रहे हो ना बेटा, 60,000 आ रहा है आंसर। सब जवाब दो। 60,000 को डिवाइड करो 15 लाख से। 60,000 डिवाइड बाय 15 लाख, 25 कैसे आएगा यार? 60,000 डिवाइड बाय 15 लाख कितना? 4%। तो मतलब क्या हुआ, अगर हमारी इनकम 15 लाख रहती है तो हमारा एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना होता है? 4%। और वो जो एबनॉर्मल अमाउंट आ गया उसने क्या कर दिया, हमें हमें हाई रेट से टैक्स करवाया और हमारा स्लेब आगे निकल गया। अब हम ऑन एवरेज कितना टैक्स पे कर रहे हैं? 13.4%। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कंपनसेशन आने से, गोल्डन हैंडशेक स्कीम के अमाउंट के आने से आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और आपको हाई रेट ऑफ टैक्स फेस करना पड़ा, आपको हाई रेट ऑफ टैक्स फेस करना पड़ा, यस और नो? अच्छा जी, अब आपको सुनो बेटा, अब आपको लॉ ने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया, ऑप्शन पढ़ाऊंगा बाद में, समझा पहले रहा हूं, बात है समझ ले पहले, पढ़ लेंगे बाद में।
तो लॉ ने आपको एक ऑप्शन दिया है, क्या ऑप्शन दिया है? वो ऑप्शन ये है कि आप लेस करो। क्या लेस करो? कंपनसेशन, गोल्डन हैंडशेक। कितने से? 3,500,000। इसको लेस कर दो। इसके अलावा जो इनकम बचती है, टैक्सेबल इनकम अंडर नॉर्मल रेट्स, कितनी बेटा? ये लॉ ने आपको ऑप्शन दिया है 1,500,000। सही है जी। अब क्या करो, आप अपने ऑप्शन 2 की तरफ जाओ। ऑप्शन 2 में किसने दिया? लॉ ने दिया। हम इसको देखते हैं। अब अगर टैक्स वर्कआउट करो, टैक्स 15 लाख पर, तो लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट क्या है? 6 लाख या 8 लाख? क्या लोअर लिमिट है बेटा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। लोअर लिमिट 15 लाख पे टैक्स वर्कआउट करने के लिए लोअर लिमिट क्या है? 12 लाख। टैक्स ऑन रुपीज 1,200,000। कितना अमाउंट है? 30,000। अच्छा जी, टैक्स ऑन रुपीज 3 लाख एट 10%, 30,000। कुल मिला के कितना हुआ? 60,000। यानी ऊपर वाले 6,70,000 में से 60,000 टैक्स तो सैलरी के हिस्से पे बनता है। क्या ख्याल है? ऊपर जो 670,000 है, ऊपर जो 670,000 है, उसमें 60,000 टैक्स तो 15 लाख पे बना ना बेटा, जो सैलरी का इनिशियल हिस्सा है आपका। यस और नो? ऊपर वाले 6,70,000 में 60,000 टैक्स आपके 15 लाख वाले हिस्से पर है। तो कितना इजाफी टैक्स आपको देना पड़ रहा है गोल्डन हैंडशेक की वजह से? 6,70,000 में 60,000 माइनस करो, 7 क्या कहते हैं, 6,10,000। 6,10,000। तो 6,10,000 का इजाफी टैक्स देना पड़ रहा है आपको गोल्डन हैंडशेक की वजह से। तो अब आपके पास एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है? उस ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए आपको पिछले 3 टैक्स ईयर का डेटा चाहिए, और ये डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपको ऑब्वियसली। अच्छा, वो डेटा क्या चाहिए आपको? उसके लिए लिखी होगी अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। वो अदर इंफॉर्मेशन क्या है? टैक्स ईयर, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, टैक्स ईयर जो रीसेंट टैक्स ईयर तो होगा 2020 से पहले, वो कौन सा होगा?
2019, उससे पिछला 2018, उससे पिछला 2017। ठीक है, मान लीजिए भाई पिछले टैक्स ईयर में इसकी टैक्सेबल इनकम यही 15 लाख थी। ठीक है, और इसने टैक्स पे किया था 30,000। पिछले टैक्स ईयर के टैक्स रेट अलग थे, इस साल के टैक्स रेट अलग है। उससे पिछले साल इसकी इनकम जो थी वो 12 लाख थी। ठीक है जी, और उसने 12 लाख पे टैक्स दिया था। $32,000। ठीक है, उससे पहले इसकी जो इनकम थी वो थी 10 लाख रुपए, और उस पे उसने टैक्स दिया था फॉर एग्जाम्पल 23,000 रुपए। ये क्या दिया हुआ आपको डेटा बेटा? ये पिछले 3 साल की टैक्सेबल इनकम और पिछले 3 साल की टैक्स लायबिलिटी दी हुई इसी शख्स की, इसी बंदे की। अब एक काम करें, आप टैक्सेबल इनकम का सम करें और आप टैक्स लायबिलिटी का भी सम करें। टैक्सेबल इनकम का सम बताएं कितना बनेगा? 3,700,000। और टैक्स लायबिलिटी का सम कितना बनेगा? 85,000। ठीक है, ये जो टैक्सेबल इनकम का सम है इसको बोलेंगे हम लास्ट 3 इयर्स टैक्सेबल इनकम, और जो टैक्स लायबिलिटी के सामने इसको क्या बोलेंगे हम? लास्ट 3 इयर्स टैक्स लायबिलिटी। तो जो हमने 35 लाख रुपए माइनस कर दिया, क्या हम उस पर टैक्स नहीं पे करेंगे? बिल्कुल टैक्स पे करेंगे, लेकिन वो टैक्स पे करना है हमने सेपरेट रेट अप्लाई करके। सेपरेट का मतलब क्या हुआ? उसको सेपरेट कर दो और उस पर नॉर्मल जो रेट है स्लेब रेट वो अप्लाई ना करो, कोई और रेट अप्लाई करो। और वो रेट लॉ ने क्या बताया है? वो रेट लॉ ने बताया है कि फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इस इनकम को टैक्स करो लास्ट 3 इयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स को इस्तेमाल करके। वो कैसे करोगे आप? अब आप निकालो टैक्स ऑन रुपीज, जिस 35 लाख को आपने सेपरेट कर दिया, तो सेपरेट करने का मतलब है इसको आपने सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बना दिया। और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बनाने का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल एप्लीकेबल टैक्स रेट थे वो अप्लाई नहीं किया, उससे हटाकर कोई अलग रेट अप्लाई कर दिया। वो रेट आप अप्लाई करें कैसे? ठीक है जी, एट लास्ट 3 इयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ठीक है जी, तो कैसे निकालेंगे? लास्ट 3 इयर्स की टैक्स लायबिलिटी वही ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय सी। तो लास्ट 3 इयर्स की टैक्स लायबिलिटी 85,000। लास्ट 3 इयर्स की टैक्सेबल इनकम, देखो ये करंट ईयर की एवरेज टैक्स नहीं है, लास्ट 3 ईयर का एवरेज टैक्स है। लास्ट 3 इयर्स की टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय लास्ट 3 इयर्स टैक्सेबल इनकम। लास्ट 3 इयर्स की टैक्सेबल इनकम 3,700,000।
इससे मिला आपको एवरेज रेट ऑफ टैक्स। अब किसको टैक्स करना है? 35 लाख को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3,500,000। कितना बना? क्या आंसर आया? 80,405। यस, सब लोग जवाब दें बेटा। इसका सम कीजिए तो 60,000 प्लस 80,405 कितना हो जाएगा? 1,40,405। अब जरा बात को समझिएगा, ये जो आपकी इनकम, टोटल इनकम कितनी है? टैक्सेबल इनकम 5 मिलियन है। अगर 5 मिलियन पर आपके पास एक ऑप्शन हो कि आप 6,70,000 टैक्स पे करें, और दूसरा ऑप्शन हो आपके पास कि इसी 5 मिलियन पर आप टैक्स कितना पे करें? 1,40,405। तो बताइए आप कौन से ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे? बतौर टैक्स पेयर आपके लिए कौन सा ऑप्शन फिजिबल होगा? बतौर टैक्स पेयर आपके लिए कौन सा ऑप्शन फिजिबल होगा? ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन ना, क्योंकि सेकंड ऑप्शन सस्ता पड़ रहा है ना आपको, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में आपकी इनकम बढ़ने के बिना पर आप हाई टैक्सेशन फेस कर रहे थे। तो सेकंड ऑप्शन में हमने क्या किया बेटा? सेकंड ऑप्शन में हमने ये किया कि हमने कंपनसेशन को सेपरेट कर लिया बाकी इनकम से। तो जब आप किसी इनकम को सेपरेट कर लेते हैं बाकी इनकम से, इसको आप बोलते हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बोलने का मतलब ये है कि आप उसको अब नॉर्मल जो टैक्स रेट्स हैं, स्लेब रेट्स, उनसे आप टैक्स करने नहीं जा रहे, बल्कि उसके लिए आप उनके अलावा कोई और टैक्स रेट यूज करने जा रहे हैं। तो जो भी इनकम जिसको अब हम सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बोलेंगे, उसका मतलब ये हुआ कि उस इनकम को हम नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स करने नहीं जा रहे, बल्कि उसके लिए हम कोई सेपरेट लगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में हमने क्या किया? ऑप्शन नंबर 1 में हमने पूरी इनकम को नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स किया, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में हमने गोल्डन हैंडशेक को सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बना दिया और उसको टैक्स किया लास्ट 3 इयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स। तो इससे जो टैक्स बना वो नॉर्मल टैक्स रेट से बहुत कम बना, और ऑप्शन 2 हमारे लिए फिजिबल हो गया। अब बताइए हम एफबीआर को 6,70,000 टैक्स पे करें या 1,40,405 टैक्स पे करें? तो टैक्स पेयर के लिए फिजिबल ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अब टैक्स पेयर की मर्जी है कि वो कौन से ऑप्शन को ऑप्ट करता है। प्रैक्टिकली तो उसकी मर्जी है, लेकिन एग्जाम में तो ऑब्वियसली मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस बन के सोचना पड़ेगा, तो बताना पड़ेगा भाई हम तो ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। अगर प्रैक्टिकली आप ज्यादा टैक्स देना चाहते हैं हुकूमत को, क्राइसिस में हुकूमत वैसे भी, तो अब दें, अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है, गलत नहीं होगा, लॉ के हिसाब से गलत नहीं है, ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको सारी कैलकुलेशन समझ में आई होगी बेटा कि 2 ऑप्शंस होने का मतलब क्या है। और ये ऑप्शन सिर्फ इसी कंपनसेशन के लिए, गोल्डन हैंडशेक के लिए, रिडंडेंसी पेमेंट के लिए, कहीं और ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जवाब दें बेटा। तो ये जो हमने इसको लेस किया, इस लेस करने को हम क्या बोलेंगे? इसको क्या ट्रीट किया हमने? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। लेस करने का मतलब ये नहीं कि हम इसको टैक्स नहीं दे रहे हैं, हम इसको टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हम इसको किसी और रेट से टैक्स कर। अगर यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लिया हो आपने, तो फिर मैं आ जाऊं लॉ वाले पेज पर। बताइए बेटा, आ जाए जरा लॉ वाले पेज पे, लॉ क्या बोलता है। चलिए, तो अब जरा देखिएगा, दिस अमाउंट, बी पॉइंट के नीचे सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, दिस अमाउंट, यहां से पढ़ रहा हूं, यहां से, दिस अमाउंट मे बी, ये पढ़ रहा हूं ना, दिस अमाउंट मे बी टैक्सेबल at last 3 years average rate of tax at the option of taxpayer। may be ऑप्शन है, चाहे
ना चाहें तो मसला नहीं है, लेकिन एग्जाम में तो हम चाहेंगे ना बेटा इस अमाउंट को आप चाहें तो अलग से टैक्स करें, और वो अलग से किस रेट पे टैक्स करें? एट लास्ट 3 years एवरेज रेट ऑफ टैक्स एट द ऑप्शन ऑफ द टैक्स पेयर. If this option is exercised, then the said amount shall become separate block of income. अगर आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हो तो इस इनकम को, इस अमाउंट को आपने बाकी इनकम से अलग कर देना है, इसको सेपरेट ब्लॉक बना देना है, और इसके अलावा जो बाकी इनकम है उस पर नॉर्मली टैक्स वर्कआउट कर लेना है. This amount, the said amount shall become separate block of income on which tax shall be calculated at a rate as under last 3 years tax liability divided by last 3 years taxable income. यही किया हमने या कुछ और किया बेटा बताइए? ये जो मे का ऑप्शन है, मे जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, चाहे तो पूरा टैक्स दें, चाहे तो सेपरेट ब्लॉक इनकम बना के देखें, तो जिसमें से लोअर आ जाए वो चूज कर लें आप. क्या हमने अभी यही परफॉर्म किया? जो भी हमने कैलकुलेशन की वो इसी लॉ के हिसाब से परफॉर्म की? कोई मुश्किल बात बेटा इसके अंदर? ठीक है जी. अच्छा, अब उसके बाद सी पॉइंट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सैलरी का हिस्सा है और इस सैलरी की डेफिनेशन का पार्ट है. तो अगर आपसे कोई सैलरी की डेफिनेशन पूछता है एग्जाम में सैलरी, तो फिर आपको सब कुछ लिखना है. सैलरी इंक्लूडिंग के बाद सैलरी मींस एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट वेदर कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर एंड इंक्लूडिंग. तो फिर वो पे, वेजेस, अदर रेम्युनरेशन से लेकर, तो जहां पर आप प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सैलरी लिखेंगे तो फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सैलरी की पूरी डेफिनेशन देनी है, ए, बी और सी. फिर जाके आपकी सैलरी की डेफिनेशन क्या होगी? कंप्लीट होगी. अभी इस किताब में चीजें उस तरतीब से लिखी हुई हैं जिस तरतीब से आपको समझ लगे, लेकिन अगर आप ऑर्डिनेंस की बात करते हो तो ऑर्डिनेंस में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो पूरी एक साथ लिखी हुई है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सैलरी जो है वो सैलरी की डेफिनेशन का ही पार्ट है. जब आप एग्जाम में कभी सैलरी की डेफिनेशन लिखें तो आप प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सैलरी के ए, बी और सी पॉइंट्स को सैलरी की डेफिनेशन का पार्ट बना के लिखें. ठीक है जी. अच्छा, अब इसका तीसरा पार्ट क्या है बेटा? Consideration for an employee's agreement to enter into employment agreement, any condition, restrictive covenant to any past, present or future employment. ठीक है जी. इसका मतलब क्या है? ये है एम्प्लॉय की गुडविल. क्या है बेटा? बाज दफा एम्प्लॉय की गुडविल होती है कि नहीं होती? बहुत दफा तो एम्प्लॉयर की, बास केस में तो एम्प्लॉय चाहता है कि वो फलां इदारे को ज्वाइन कर ले, उसका नाम बन जाए, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर इदारे चाहते हैं कि फलां शख्स हमारे पास आके काम करना शुरू कर दे. ये है एम्प्लॉय की गुडविल. तो जब एम्प्लॉय की गुडविल होती है तो फिर बहुत से लोग क्या करते हैं, आपको जॉब ज्वाइन करने के लिए, एग्री करने के लिए, रजामंद करने के लिए पैसे दे रहे होते हैं. ये बताइए, आमिर लियाकत हुसैन साहब से रमजान ट्रांसमिशन हर चैनल करवाना चाह रहा होगा कि नहीं करवाना चाह रहा होगा? मशहूर शख्सियत है ना भाई, क्या करें. तो सबसे पहले तो बोली लगेगी, बोली कि भाई कौन अच्छी बोली लगाता है आमिर लियाकत हुसैन साहब की, कि वो इस बार कौन से चैनल को ज्वाइन करें. तो इसका मतलब क्या है? चैनल ज्वाइन करने पर भी उनको एक अमाउंट मिलेगा. ये अमाउंट उनको मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट में इंटर होने के लिए, किसी स्पेसिफिक चैनल को ज्वाइन करने के लिए. ये सैलरी अभी जॉब शुरू नहीं हुई, ये तो जॉब शुरू होने से पहले ही बोनस निकल आया है बेटा. क्या ख्याल है? तो अगर आमिर लियाकत हुसैन साहब को जॉब ज्वाइन करने पर या जॉब एग्रीमेंट साइन करने के पैसे मिल रहे हैं, सैलरी तो जॉब शुरू होने के बाद होगी ना, तो वो भी सैलरी का पार्ट बनेंगे, लेकिन वो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी की कैटेगरी में आ जाएंगे. आमिर लियाकत बोलते हैं भाई नहीं, ये तो ठीक है, साथ साथ आप क्या करें, मुझे एक गाड़ी खरीद के दें और वो गाड़ी की मालिक मुझे बना दें, मेरी कंडीशन पूरी करें. ये अगर मैं जॉब छोड़ूंगा तो मैं गाड़ी वापस नहीं करूंगा. तो उन्होंने क्या कर दिया, जॉब ज्वाइन करने के लिए आपको पैसे दिए, आपकी कंडीशन पूरी कर दी, मुझे इस चैनल का वाइस प्रेसिडेंट बना दें.
उस वाइस प्रेसिडेंट के बराबर जो प्रिविलेजेस है वो मुझे प्रोवाइड करें, जो फैसिलिटीज है प्रोवाइड करें। तो कंसीडरेशन फॉर एन एम्प्लॉयज एग्रीमेंट टू एंटर इनटू एन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए कंसेशन मिल रही है, उसकी कोई बात कोई फरमाइश पूरी करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, या फिर आप एक बहुत बड़ी कंपनी है और आप जानते हैं कि अगर ये एम्प्लॉय आपके पास से कहीं जाएगा तो फिर ये आपके राज दुनिया को बता सकता है। तो जो आपकी फैक्ट्री के राज हैं, जो आपके फार्मूला हैं, वो राज ही रहे हैं। तो आप एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के वक्त कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो ताकि वो आपके राज फाश ना करे, वो आपके कंप्यूटर के पास काम ना करे, कंप्यूटर को ज्वाइन ना करे, या आप उसको जॉब ज्वाइन करने पर एक पेमेंट कर रहे हो, 3 साल तक ये जॉब छोड़ नहीं सकता। ठीक है जी। तो इसका मतलब मुख्तलिफ किस्म के रिस्ट्रिक्टिव एग्रीमेंट कर सकते हैं आप, चाहे वो आपका माजी का एम्प्लॉयर कर रहे हो कि तुम जा तो चुके हो लेकिन तुम फला जगह जॉब मत करना, इसके मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। वो तो जो पैसे दे रहा है फला जगह जॉब ना करने के, वो भी सैलरी है। ठीक है जी। तो कंसिडरेशन फॉर एन एम्प्लॉयज एग्रीमेंट इनटू इंटर इनटू एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट एनी कंडीशन a restrictive covenant to any past, present और future employment। तो अगर जॉब ज्वाइन करने से पहले एक आपसे एग्रीमेंट साइन हुआ है कि आप इस जॉब को 3 साल तक नहीं छोड़ सकते और उसके लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं, तो वो भी पैसे जो हैं वो रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट में फॉल करेंगे। आपकी मौजूदा एम्प्लॉयमेंट है, उनको पता लग रहा है कि आप जॉब छोड़ सकते हो, वो आपसे दरमियान में एक एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं कि भाई जॉब छोड़ के मत जाना, ये पैसे लो हमसे। उनको आइडिया हो गया कि आप कहीं और जाने वाले हो, तो आपको राजी करने के लिए कि आप जॉब ना छोड़ो, आप उसी एम्प्लॉयमेंट में रहो, वो आपसे एक नया एग्रीमेंट कर लेते हैं और उस एग्रीमेंट में वो आपको 3 साल के लिए बाउंड कर लेते हैं कि आप इस प्रेजेंट जॉब को नहीं छोड़ो। या फिर आप कहीं ऑलरेडी जॉब छोड़ चुके हो, तो जाने वाला जो जहां से आप जॉब छोड़ चुके हो वो एम्प्लॉयर आपको पैसे देता है और वो आपको अपने कंप्यूटर के पास जॉब करने से मना करता है। इन तमाम केसेस में जो अमाउंट मिलेगा वो सैलरी का पार्ट है और वो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सैलरी भी कहलाएगा। यहां तक कोई मसला तो बताइए बेटा, जवाब दीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए बेटा प्लीज, यहां तक कोई बात जो मुश्किल हो। ठीक है जी। तो ये तमाम बातें आपके सामने हो गई। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये आया था मार्च 2015 में आईकैप में। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा? 6 नंबर का क्वेश्चन। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 6 मार्क्स का। मुनीर रिजाइंड फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट विद ए लिमिटेड। मुनीर ने रिजाइन किया है, नहीं जरूरी नहीं, जो एडवांस मिले उसको एग्रीमेंट बोल सकते हैं, जरूरी नहीं। मुनीर रिजाइंड फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट विद ए लिमिटेड। मुनीर ए लिमिटेड का एम्प्लॉय था, रिजाइन कर गया। विद इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2014 he received the following final settlement। तो मुनीर ने 31 दिसंबर 2014 को रिटायरमेंट ऑप्ट कर ली। तो यानी कि अगर टैक्स ईयर शुरू होता है 1 जुलाई से, जुलाई से दिसंबर कितना वक्त हो? 6 महीने। 6 महीने उसने काम किया, सही है ना बेटा? तो 6 महीने की उसको सैलरी मिली होगी। तो 1.5 लाख रुपए मिला उसको लीव इनकैशमेंट का, 4 मिलियन मिला अंडर उसको गोल्डन हैंडशेक स्कीम। मुनीर हैड रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ रुपीज 350,000 per month for a period of 6 months up to December 2014. His taxable income and tax liability during the preceding 5 tax year। तो अब आपको समझना है कि आपको कौन से 3 टैक्स ईयर लेने हैं, ठीक है ना? उसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 2010 में 2 मिलियन है और टैक्स पेड जो वो 3 लाख है। 2011 में उसकी टैक्सेबल इनकम 2,450,000 है और जो टैक्स पेड है वो 392,000 है। 2012 में उसकी टैक्सेबल इनकम 2,700,000 है और जो टैक्स पेड है वो 472,500 है। 2013 में उसकी टैक्सेबल इनकम 3,100,000 है और जो टैक्स पेड है वो 542,500 है। 2014 में उसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 3,650,000 है और टैक्स पेड जो है वो 650,000 है। तो टैक्स करंट टैक्स ईयर कौन सा है? 2015। 2015 से प्रीसीडिंग 3 टैक्स ईयर कौन से हुए? 14, 13 एंड 12।
तो अगर आप गोल्डन हैंडशेक को सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बना के टैक्स करना चाहते हैं तो आपको इन 3 साल 14, 13 एंड 12 की टैक्स लायबिलिटी लेनी है, इन 3 सालों की टैक्सेबल इनकम लेनी है और निकालना है लास्ट 3 इयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स। तो जरा बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे घर से? जवाब दें। क्या ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम्पल देने के बाद आप सॉल्व हो जाएगा सबसे? इंशाल्लाह। जबरदस्त बेटा, बेहतरीन। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। 6 नंबर का हलवा क्वेश्चन पेपर में आया था, मतलब यानी अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो 6 नंबर आए कि आपने उसको प्लेट में रख के दे दिए बेटा। ठीक है, तो बाज़ दफा ऐसे छोटे छोटे सिनेरियोस भी होते हैं जो लॉन्ग सिनेरियोस के अलावा होते हैं और उसमें बड़े स्कोरिंग मार्क्स मिल रहे होते हैं, तो आप करके देखिएगा। अब आपको दोनों ऑप्शन फिजिबल देखने हैं, तो इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या इसकी अटेम्प्ट नोट कर लें, आप पास पेपर डाउनलोड कर लें, वहां से देख लीजिएगा इसको आप। ठीक है। अच्छा, आई कैप का पास पेपर एक मसला है, टैक्स तो हर साल क्या होता है, रिवाइज होता है, तो हमें जो भी पास पेपर अब सॉल्व करना होगा हम उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन रेफर नहीं करेंगे, बल्कि हम उसका जो सॉल्यूशन लेंगे वो टेक्स्ट ईयर 2020 के हिसाब से लेंगे, क्योंकि हम तो 2020 का एग्जाम देंगे ना, तो हमें हर पास पेपर जो है वो टेक्स्ट ईयर 2020 के हिसाब से सॉल्व करना है। तो फिर उसका जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है वो हमारे किसी काम का नहीं रहता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। अब उसके बाद एक डेफिनेशन है किसकी बेटा, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप की, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। मैंने क्या बोला, जो भी अमाउंट आप रिसीव करें किस हैसियत से, एम्प्लॉय की हैसियत से, किससे, अपने एम्प्लॉयर से, कौन से ताल्लुक में रहते हुए, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में रहते हुए वो सैलरी का पार्ट बनेगा। ये डेफिनेशन एक टेक्निकल डेफिनेशन है, इसको समझाने के लिए मुझे आपको एक चीज और समझानी पड़ेगी, फिल वक्त खाली आप उसको रीड कर लें। तो ये मैं अभी तो आपको मुश्किल समझा पाऊँ, मैं अगली क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगा, टाइम लगेगा इसको समझाने में। तो ये समझाने के बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा, यानी ये पढ़ने के बाद मैं क्लोज कर दूंगा इसको, मैं आपको अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। आप क्या कीजिएगा, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा तब तक। ठीक है, तो आप खाली इसको रीड कर दें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन अगली क्लास में कर रहा हूँ। An amount or perquisite shall be treated as received by an employee from any employment regardless whether the amount or perquisite is paid or provided। मतलब अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में रहते हुए एक अमाउंट मिला है, परक्विजिट मिला है, तो इस बात को मत देखो उसको पे और प्रोवाइड करने वाला कौन है। ठीक है जी, whether the amount or perquisite is paid or provided by, चाहे वो एम्प्लॉय ने प्रोवाइड किया, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया, एन एसोसिएट ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के एसोसिएट ने प्रोवाइड किया। अभी एसोसिएट क्या, यही एक्सप्लेन करना है। और बाय थर्ड पार्टी अंडर एन एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉयर और एन एसोसिएट ऑफ द एम्प्लॉयर, या किसी थर्ड पार्टी ने एम्प्लॉयर के कहने पे वो आपको बेनिफिट दिया, या फिर एम्प्लॉयर के एसोसिएट के कहने पे बेनिफिट दिया। बी पॉइंट क्या है, पास्ट एम्प्लॉयर और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। आपको बेनिफिट मिला मुस्तकबिल के एम्प्लॉयर से, या आपको बेनिफिट मिला माजी के एम्प्लॉयर से। भाई मुस्तकबिल के एम्प्लॉयर से वो जो अभी आप एग्रीमेंट साइन करेंगे क्या कहते हैं जॉब में एंटर होने का, वो एम्प्लॉयर तो है लेकिन वो आपका मुस्तकबिल का एम्प्लॉयर है। और जो आपको पेंशन मिलती है वो किससे मिलती है, पास्ट एम्प्लॉयर से। तो इट मींस जो भी पेमेंट आप रिसीव करते हैं एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में रहते हुए, वो आपकी सैलरी का पार्ट बनेगी। अच्छा, अब सी पॉइंट क्या है, बेनिफिट। ए और बी पॉइंट क्या है, बेनिफिट देने वाला कौन है, और सी पॉइंट क्या है, बेनिफिट लेने वाला कौन है। तो अब बेनिफिट एम्प्लॉयर से मिले या एम्प्लॉयर के एम्प्लॉयर से मिले, या बेनिफिट एम्प्लॉयर के एसोसिएट से मिले। अब बेनिफिट किसको मिल रहा है, बेनिफिट भले भले मिले एम्प्लॉय को या उसकी फैमिली को, यानी कि एम्प्लॉय को बेनिफिट मिले या उसके एसोसिएट्स को, फैमिली उसकी फैमिली मेंबर्स को क्या मिले, बेनिफिट मिले। तो बेनिफिट तो एम्प्लॉय ने रिसीव किया, और वो बेनिफिट जो है वो उसकी सैलरी का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा। मतलब फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो एम्प्लॉय को खुद को मिले, या फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय
के फैमिली मेंबर्स यानी कि उसका एसोसिएट को मिले, तो वो बेनिफिट तो उसने रिसीव किया ना, वो बेनिफिट उसकी सैलरी का पार्ट माना जाएगा। तो ये जो पूरा टॉपिक है ना, वो ये डिस्कस कर रहा है कि बेनिफिट देने वाला कौन है और बेनिफिट लेने वाला कौन है। तो बेनिफिट देने वाला एम्प्लॉयर खुद हो सकता है, उसका एसोसिएट हो सकता है, और कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर के एसोसिएट के कहने पर बेनिफिट दे सकती है, या कोई पास्ट एम्प्लॉयर हो सकता है, कोई प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर हो सकता है। बेनिफिट लेने वाला कौन हो सकता है? बेनिफिट लेने वाला खुद एम्प्लॉय हो सकता है, एम्प्लॉय का एसोसिएट हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसको ये बेनिफिट दिया जा रहा है एम्प्लॉय के कहने पर या एम्प्लॉय के एसोसिएट के कहने पर। तो मैं जानता हूँ कि डेफिनेशन टेक्निकल है, मुश्किल है, लेकिन इस डेफिनेशन को क्लियर या खुल के समझाने के लिए मुझे डिस्कस करनी होगी आपसे डेफिनेशन किसकी बेटा? एसोसिएट की। तो इंशाल्लाह वो डेफिनेशन मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है? और उसके बाद मैं इसको दोबारा रीड करूंगा, तो ये सारी बातें आपको मैं एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट कर दूंगा, फिर भी आप उसको समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अभी आप लोग क्या करें, आप ये गोल्डन हैंडशेक वाला क्वेश्चन कर लें मिस्टर मुनीर वाला, ठीक है? मैं क्लास को यहाँ पे एंड करता हूँ फिलहाल, बाकी बातें इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे होती रहेंगी। ओके बेटा, क्वेश्चन हो जाएगा सबसे सॉल्व? मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।